हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक काल। क्या पढ़ रहे थे? आधुनिक काल। लगभग 350 प्रश्नोत्तरी हम कर लिए हैं आधुनिक काल पे, जिसके बीच में हमने आपको आधुनिक काल की प्रवृत्तियां और मुख्य लेखक को हमने बातचीत कर लिया था। उसमें हम भारतेंदु काल को पूरी तरीके से पूरे भारतेंदु मंडल को पढ़ लिए थे, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में है। उसी के नीचे दूसरे नंबर पे हम यह वीडियो लगाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा। द्विवेदी युग का दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। ठीक है, तो सुधार काल कहा जाता है। और जागरण काल आप देखेंगे कि जग तो लोग बहुत पहले गए थे। कहाँ जगे थे तो ये भी जानिए, भक्ति काल में ही। कहाँ जगे थे? भक्ति काल में। लेकिन पूरी तरीके से जगना और फिर सुधार काल, सुधरना, दोनों चीज़ इस युग में आपको देखने को मिलेगी। द्विवेदी युग के नाम से, जो द्विवेदी युग है ये नाम पड़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगत में जब तक भाषा की शुद्धता और परिष्कृतता की बात की जाएगी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे व्याकरण की बहुत सारी शुद्धियाँ अशुद्धियाँ जो थी, लेखकों के बीच जैसे लिखते थे वैसे पत्रिकाएं छप जाती थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्हीं की रचना को अपने पत्रिका सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करते थे, जिसमें मात्रात्मक त्रुटियां नहीं हुआ करती थी। और आप सुने भी होंगे, जाने भी होंगे, यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो निराला की रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था पत्रिका में छापने से। तो आज हम पूरा द्विवेदी युग पढ़ेंगे और हम कंटेंट के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है। सन 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव। तो आप सीधा ऐसे याद रखेंगे ये लोग क्या कर रहे थे, तो ये लोग नागरी प्रचारी सभा का स्थापना किए थे। अब आपसे पूछा जाएगा नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1899 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? तो एक बार फिर से देखिएगा। 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना की थी। क्या की थी? काशी की स्थापना की थी। 3 लोगों में से 4 नाम आता है, पूछ देता है कौन नहीं थे, तो याद रखिएगा। श्याम, राम, श्याम, शिव। तो भगवान राम भी थे और श्याम भी थे, कृष्ण भी थे और शिव भी थे। अब ऐसे करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना आप देखेंगे सन 1899 में। इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। दोनों 2 प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न आपको मिलेंगे, देखते रहिए। नागरी प्रचारी सभा की प्रेरणा से, अब इसी जो नागरी प्रचारी सभा थी इसी की प्रेरणा से 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। तो वही आपको बताया जा रहा है, नागरी प्रचारी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। कब प्रकाशन आरंभ हुआ? तो 1900 ईस्वी में। अब पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब इसके संभाले थे पत्रिका को या इसका कार्यभार लिए थे, तो 1903 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो ये है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे, इनका भी नाम पूछा जाता है। और एक जब ये पत्रिका का संपादन कार्य 1918 में बंद कर दिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो किसको हैंडओवर किए, ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है। चलिए ध्यान दीजिए। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण और सुधार काल की संज्ञा दी है। याद रखेंगे किसने कहा है जागरण और सुधार काल, तो ये कहे डॉक्टर नगेंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका के को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विश्वकोश कहा जाता है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कविता में मातृभाषा प्रेम, स्वदेश गौरव का विशेष स्थान मिलता है। क्या क्या मिलता है? तो याद रखिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण है। तो संपत्ति शास्त्र रचना पूछी जाती किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अब पूछा जाएगा संपत्ति शास्त्र की जो थीम है किस लिए वो बनी है, क्या उसमें लेखक बताना चाहे, तो वो है आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण हुआ है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने
सभी प्रकार के छंदों को व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा के एकीकरण का परामर्श देते थे। आप सभी को पता होगा कि जैसे ही आप देखेंगे अवधी भाषा थी, ब्रज थी बहुत चरम पे, लेकिन खड़ी बोली पूरी तरीके से जो है लाने का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और जिन्होंने कहा कि गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग मत करिए, दोनों एक ही भाषा में करिए खड़ी बोली में, है ना। तो ध्यान दीजिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। अतएव इस युग की काव्य भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सामान्य शुद्ध है। क्या है? सामान्य शुद्ध है। बाल मुकुंद गुप्त ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी का कवि कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने का कड़ी कहा जाता है। संधि पे खड़े यही कवि मिलेंगे, बाल मुकुंद गुप्त। श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा। क्या कहा? स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक कहा। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में प्रकृति का कल्पना नारी के रूप में कर उसे सजीवता प्रदान की गई है। तो श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। इसमें क्या किया गया है? नारी का रूप, सजीवता, ठीक है, प्रकृति की कल्पना की गई है, मतलब प्रकृति को नारी के समतुल्य लाकर कल्पना की गई है। आगे देखेंगे, सांध्य अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशी रूप का चित्रण किया है। तो आपसे पूछा जाएगा सांध्य अटन में क्या है, श्रीधर ने क्या लिखा है? तो प्रकृति के विनाशी रूप का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों का हर्मिट का अनुवाद, एकांत योगी, ट्रेवल का अनुवाद, शांत पथिक और डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद उजड़गांव टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है के नाम से किया है। अगला देखेंगे, इसमें एकांत योगी, शांत पथिक, खड़ी बोली तथा उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में है। देख रहे हैं, उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में है। जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विभिन्न रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। सुसंदेश, सु मतलब सुंदर, संदेश मतलब संदेश, अच्छा संदेश, इनकी रहस्यवादी कविता है। तो सुसंदेश क्या है? इनकी रहस्यवादी कविता है। अगला देखेंगे, श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत गीत में संकलित हैं। कहाँ संकलित हैं? तो भारत गीत में। अब आप कुछ लेखकों का जन्म क्रम देखिए। जन्म और मृत्यु, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 64 में हुआ है। आप देखेंगे आप श्रीधर पाठक 1860, इनकी जो मृत्यु हुई है 1928 में। नाथूराम शर्मा शंकर 1859 में और इनकी मृत्यु 1932 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय बार बार पूछे जाते हैं क्रम में लगाने के लिए, तो 1865 और 1947। मैथिली शरण गुप्त 1886 1964। रामचरित उपाध्याय 1872 1938। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 1932। रामनरेश त्रिपाठी 1891 1963। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 से 1972। अगला देखेंगे, राय प्रसाद पूर्ण 1868 1915 तक ये रहे हमारे बीच। वियोगी हरि हैं 1995 और 1963 तक। ठाकुर गोपाल शरण सिंह हैं 1891 1960। सत्य नारायण कविरत्न 1880 1918 ईस्वी तक। जब आपके झरना का प्रकाशन हुआ उस समय ये लोग दुनिया में नहीं रहे। आगे देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना है कृष्ण शतक। क्या है? कृष्ण शतक। प्रश्नोत्तरी में आया है, यदि आप अच्छे से किए होंगे तो समझ पाए। यह ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। अगला देखेंगे, हरिऔध जी का ब्रज भाषा में दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है रस कलश। यह रस का विस्तृत विवेचन करने वाला रीति ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो रीति ग्रंथ है। रस कलश में युग की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार नायिका भेद के अंतर्गत हरिऔध जी ने नवीन ढंग की नायिकाओं, देश प्रेमिका, लौकिक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार, देखो 4 प्रकार की प्रेमिकाओं का वर्णन है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है मतलब एक कथन है, ध्यान से देखिए और कंटेंट के माध्यम से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत परिप्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? इसमें टोटल 17 सर्ग हैं, 17 सर्गों में विभक्त है। श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। रस पूछा जा सकता है कि प्रधानता है।
अगला देखेंगे, हरिऔध कवि सम्राट के रूप में समादृत हैं। तो कवि सम्राट किसको कहा जाता है? तो हरिऔध जी को याद रखिएगा। प्रिय प्रवास ग्रंथ पर उन्हें 1936 ईस्वी में मंगला पारितोष सम्मान प्राप्त हुआ। कमायनी को भी मंगला पारितोष ही प्राप्त हुआ है। जब आपसे जयशंकर प्रसाद की रचना पूछे जाएगी तो बताइएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ना चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, तो चिंतामणि भाग 1 को भी यही मंगला पारितोष पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा तीनों रचनाओं को। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का मानवीकरण भावनाओं के साथ एकाकार होना। तो क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यही है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है, याद रखिएगा। प्रिय प्रवास संस्कृत के वर्णवृत्त में रचित तथा इसमें 7 छंदों मालिनी, मंद्राकांता, वंशस्थ, वसंतिलिका, दूत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी का प्रयोग है। तो पूछा जाएगा तो कितनी छंदों का प्रयोग है? तो 7 छंदों का प्रयोग है, याद रखिएगा। वैदेही वनवास हरिऔध जी का दूसरा प्रबंध काव्य है, जिसमें सीता परित्याग की कथा वर्णित है। इस रचना में 15 सर्ग हैं। क्या है? 15 सर्ग हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु माना। ये कई बार पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचना वैश्योपकारक है, पत्र में प्रकाशित होती थी। मैथिली शरण की जो आरंभिक रचनाएं थी वो कहाँ प्रकाशित हुआ करती थी? तो वैश्योपकारक में। गुप्त जी का प्रथम रचना है हेमंत, 1906 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह ग्रंथ है। 1900 अब रंग में भंग का प्रकाशन पूछा जाएगा, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति भारत भारती 1912 में, कई बार मिलान करने के लिए प्रश्न आता है तो याद रखिएगा। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य का सुखद कामना की गई है। कवियों के हिंदी कवियों में प्रबंध काव्य सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में अनुपम है। यशोधरा इन्हीं की रचना है, देखिए ध्यान दीजिए। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर के काव्येतर उपेक्षिता नामक लेख से लिया गया था। साकेत में 12 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। नवम सर्ग में उपेक्षिता उर्मिला के विरह का वर्णन होने से यह सर्वमार्मिक हो जाता है। तो साकेत में सबसे प्रसिद्ध जो है पूछा जाता है सर्ग तो नवम सर्ग है, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1936 में साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को मांगलिक पारितोष मिला था। अगला है गुप्त जी द्वारा परिणीत यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित ग्रंथ है। यशोधरा महाकाव्य में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है कि कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से भी बढ़कर माना है। विष्णुप्रिया इन्हीं की रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्त पत्नी के त्याग और तप की प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त कृत जय भारत इन्हीं की रचना है। महाकाव्य को प्राचीन भारतीय हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वच्छ दर्पण। और जय भारत क्या है? तो महाकाव्य है, नोट कर लीजिएगा। जय भारत में कौरव पांडवों के पारस्परिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन है। अब नेक्स्ट देखें, गुप्त जी की रचना अनग है और कुड़ाल गीत, हो सकता है नहीं हो आपके लिए। गुप्त जी के अनग और कुड़ाल गीत बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। कैसी संस्कृति से संबंधित है? तो बौद्धकालीन। मैथिली शरण गुप्त कृत विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। क्या निभाने का? तो वचन निभाने का वर्णन है। जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की है। कितनी? 19, याद रखिएगा। गुप्त जी की रचना अर्जना और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है। नेक्स्ट देखेंगे, मेघनावद
मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है। कैसी है? तो अतुकांत के लिए तो जो सबसे ज़्यादा निराला जी जाने जाते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे अगर पूछा जाएगा तो मैथिली शरण गुप्त की रचना अतुकांत है। कौन सी है? तो मेघनाद। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल सुधन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप नाम से किया है, उपनाम से किया है। झंकार गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है। देख रहे हैं, रहस्यवाद यही से प्रकट होने लगा था, जो पूर्ण तरीके से छायावाद में जाके महादेवी वर्मा में मिलता है। नाथुराम शर्मा शंकर कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंद्र साहित्य सुधाकर उपाधियों से समादृत किए गए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्तिकालीन और रीतिकाल के समन्वय कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भक्तिकालीन और रीतिकालीन के बीच के कवि कौन हैं? तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर के आदर्श कवि बिहारी हैं। ये भी प्रश्न कई बार बना है। आप देखेंगे रत्नाकर जी गंगावतरण महाकाव्य, रत्नाकर जी का गंगावतरण महाकाव्य है जिसमें 13 सर्ग हैं। रत्नाकर जी कृत हरिश्चंद्र में अयोध्या के महाराजा हरिश्चंद्र का चित्रण वर्णित है। इस प्रबंध काव्य में 4 सर्ग हैं। तो कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट देखेंगे, रत्नाकर का ऊधो शतक 1929 ईस्वी में गोपी ऊधो शतक संवाद पर आधारित प्रबंध काव्य है जिसमें 118 कवित्व हैं। क्या है? 118 कवित्व हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर को जकी उपनाम से भी उर्दू में कविता लिखते थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जकी किसका उपनाम है? ज से और ये ज को जोड़ने का कार्य कीजिए, जगन्नाथ और जकी। राय देवी प्रसाद पुड़ ने स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलिया छंद में की है। किसमें की है? तो कुंडलिया छंद में की है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल है। क्या है? त्रिशूल है। तो देख रहे हैं आप, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इसका नाम त्रिशूल है। रामनरेश त्रिपाठी की रचना, अब रामनरेश त्रिपाठी को देखिएगा, मिलन है, पथिक है, स्वप्न काव्य ग्रंथ, काल्पनिक, प्रेमाख्यान खंड काव्य है। क्या है? प्रेमाख्यान खंड काव्य है। रामनरेश त्रिपाठी की रचना जो है मानसी देशभक्तिपूर्ण फुटकल कविताओं का संकलन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना है आह्वान, 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम है जीव दर्शन का वार्तालाप। जीव दर्शन का वार्तालाप। ये रहा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी युग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम छायावाद के प्रसिद्ध कवियों को लेंगे जिससे प्रसाद, पंत, निराला होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कुछ और कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद।